मानव विकास। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मानव विकास और वृद्धि की अवधारणा को स्पष्ट किया था। विकास और वृद्धि इन दोनों की अवधारणा को हमने देखा था। आज जो क्लास है वो मोस्टली इस पे फोकस होगा, मानव विकास। मोस्टली क्या इसी पे फोकस होना है। कल हमने देखा था विकास और वृद्धि में अंतर। जो वृद्धि की कंसेप्ट है, किसी भी देश में जो वृद्धि की बात हुई है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होती थी, उसको पहले हम वृद्धि से देखते थे, यानी आई से देखते थे। उसके बाद जो 1970 के बाद, या यूँ कह लो 1980 के दशक से लेके 1990 तक, यहाँ तक जो बात आ गई फाइनल, वो मानव ये डेवलपमेंट की बात आ गई। इसमें कंसेप्ट निकल के आए थे। जो हेल्थ की बात कही गई थी, उसके बाद एजुकेशन की बात की गई थी, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी की बात कही गई, उपलब्धता की बात की, इनकी बात कही गई थी। तो ये चीज कब से? ये 1919 से। कब ऐसा? 1990 में हमने देखा था कि जो पाकिस्तान के महबूब हक हैं, भारत के अमर्त्य सेन हैं, और उनकी जो टीम है, उन्होंने यहाँ पे, ये सारे अर्थशास्त्री थे, और अर्थशास्त्री जो थे वो यूएनडीपी का जो प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर, उसके तहत ये काम कर रहे थे। और उसमें ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि जो मानव विकास है, उसकी विकास की अवधारणा में ये शामिल होनी चाहिए, और उससे उस देश के हम जो है तुलना कर सकते हैं दूसरे देश से। जो ये बात है ना, ये मानव विकास, तो विकास के मुख्य केंद्र में क्या है? विकास का केंद्र, विकास के केंद्र में क्या है? मानव है। जैसे दिल्ली का विकास करना है, किसके लिए करना है? ये दिल्ली है, इसका विकास करना है, किसके लिए करना है? यहाँ जो पीपल रह रहे हैं, जो मानव हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ही तो विकास करते हैं। तो मानव जो है वो विकास के केंद्र में है, सीधी सी बात है। अगर ये दायरा है विकास का, तो इसका केंद्र में कौन होगा? मानव होगा। ठीक है ना? मानव को केंद्र मान के ही हम विकास करते हैं। ठीक, ये बात है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है, उसमें आज मुझको देखना है, वो देखना है मानव विकास के चार स्तंभ कह सकते हो, है ना? द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, 11th क्लास में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा ये भी कि जो कोई भी देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक जो देश है या लोकतंत्र जो है, उसके जो स्तंभ है, लोकतंत्र किस पे टिका है? तो इसके 4 स्तंभ हैं। ठीक है? वैसे 3 ही हैं। कौन कौन से? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये पढ़ा होगा। एक जो 4th पिलर है, उसको प्रेस मानते हैं। ठीक है? मान लो ये 4 पिलर हैं जिसपे ये लोकतंत्र टिका हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। अब यहाँ पे ये मान लो मानव विकास है। ठीक है? मानव विकास है, तो इसके 4 स्तंभ हैं। मान मैं ऊपर बता देता हूं, इसके 4 स्तंभ हैं। ठीक है? ये मानव विकास क्या है? एक आइडिया है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये आइडिया है, यानी विचार है। किसका विचार है? तो जो अर्थशास्त्री थे, जिनका अभी हमने पढ़ा था,
उनका ये आइडिया था कि मानव, इसमें हम ये तीन चीज अभी बताया था, वो तीन चीज स्वास्थ्य, शिक्षा और उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता अगर हम लोगों को अवेलेबल करवा दें तो उसमें क्या होगा, मानव विकास हो जाएगा। और उन्होंने बताया था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इसी कंसेप्ट में। तो ये विचार है। तो मानव विकास क्या है, एक विचार है। ये विचार किस पे टिका हुआ है, तो ये विचार जो टिका हुआ है वो समता पे, ठीक है, सतत पोषणीयता है ना, और टिकाऊता और सशक्तिकरण है ना, समता। मानव विकास के चार पिलर हैं, चार स्तंभ हैं, समता, सतत पोषण, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता को क्या कहते हैं, क्वालिटी, ठीक है। सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। इसकी बात करता है। तो चार स्तंभ हैं, ठीक है ना, ये कंसेप्ट हैं, यानी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये क्या है, कंसेप्ट हैं, है ना, कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट यानी सिद्धांत कह लो। इन पे टिका हुआ है क्या, मानव विकास का विचार। मानव विकास के विचार के चार स्तंभ हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ये कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट पे मानव विकास का विचार टिका हुआ है। इस बात को समझना है। अब बारी बारी से एक एक करके देखते हैं कि है क्या ये। समता की बात कहिए, जो समता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समता क्यों इंपॉर्टेंट है कि समता होगा तो विभेदीकरण नहीं होगा, है ना। तो जैसे कहा गया है कि वर्ल्ड में, है ना, जैसे आप देखोगे कि प्रजाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, है ना, इन आधारों पे क्या होता है, विभेदीकरण होता है, ठीक है। जैसे आप फीमेल हैं तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं मेल हूं तो मुझको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जो मैं जो अपनी कैरियर अपने हिसाब से चुन सकता हूं। तो फीमेल और मेल में क्या हो गया, भेद हो गया। तो ये कह रहा है ये भेद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या रही है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, भारत में क्या होता है कि जाति के आधार पे बहुत जो समता है ना, विषमता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति के आधार पे, है ना, उसके हिसाब से असमता बहुत है। तो आपको इसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण दिया गया है कि आप अगर स्कूल में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, उन बच्चों में विद्यालय से विरत छात्र की संख्या का अगर पता लगाना चाहेंगे, है ना, तो आपको एक अनुभव होगा, है ना, आपके सामने एक बात निकल के सामने आएगी। विद्यालय से विरत छात्र, विरत का मतलब होता है आपको ड्रॉप आउट कह लो, यानी विद्यालय छोड़ने वालों जो बच्चे होते हैं, है ना, जो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ के स्कूल छोड़ देते हैं। तो विद्यालय से विरत यानी विद्यालय छोड़ने वाले जो बच्चे हैं, उनमें एक बात निकल के आती है कि ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, उनकी संख्या या और किनकी, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से
पिछड़े जो लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के जो होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात कही गई है क्या, कि समता में, कि जब समता की बात होगी तो ये बात नहीं होगी। कौन सी बात नहीं होगी, कि लड़कियां जो विद्यालय छोड़ती है बीच में, ड्रॉप आउट, हो सकता है 9th-10th में कई लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनको विद्यालय छोड़ना पड़ता है, अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो वो, और जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग होते हैं, उन दोनों से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, वो स्कूल छोड़ते हैं। तो ये समता की बात नहीं है। तो समता होनी चाहिए, यानी जो मानव विकास है उसमें समता की बात कही गई। जब इक्वालिटी होगी तो ये जो समस्या है ना, ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है सतत पोषणीय का, ये इसका कहा है निर्वहन, कि आप जो अभी कर रहे हैं वो जो मानव हैं, या कह सकते हो कि वित्तीय साधन है या पर्यावरण है ना, इन चीजों की आप ऐसे उपयोग कीजिए कि आपकी आवश्यकता, मतलब वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता जो है, आवश्यकता को पूरा करे तथा भविष्य की आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी वो चीज उपलब्ध हो। मतलब पर्यावरण का इतना दोहन नहीं कर लेना है कि पर्यावरण को नुकसान हो जाए। अगर पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा तो आने वाले पीढ़ी को क्या हो गया, वो पर्यावरण से वो लाभ नहीं मिल पाएंगे। वित्तीय का हम संसाधन से करते हैं, संसाधनों का इतना दोहन नहीं करना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के साथ समस्या हो जाए। उसी तरह मानव से है। आप इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझो कि अगर कोई महिलाएं हैं, उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, ठीक है, उनको अगर स्कूल नहीं भेजा जा रहा है तो क्या होगा, अपनी जिंदगी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वो अपनी जिंदगी, अपने विकल्प नहीं चुन पाएंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। उनके साथ सस्टेनेबिलिटी की समस्या हो जाएगी, निर्वहन की समस्या हो जाएगी। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये अवधारणा आया है, ठीक है ना। अगर जब जो महिलाएं सस्टेन नहीं कर पाएगी स्कूल नहीं जाने से, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर नहीं होने से, जो अपने चॉइस नहीं डिसाइड कर पाएगी कि मुझको क्या करना है नहीं करना है, तो अंततः क्या होगी, अपने हस्बैंड, फादर, ब्रदर्स या किसी ना किसी फीमेल पे या दूसरे मेल पे क्या होगी, डिपेंड होगी। तो उसके पास क्या हो गया कि उसकी जो अपनी वृत्तिका है उसकी समस्या हो जाएगी। वृत्तिका का मतलब होता है कैरियर, इनकी समस्या होगी, है ना। वो कैरियर डिसाइड नहीं करे, लास्ट में क्या होगा, कैरियर नहीं होने के बाद तो पता ही है फीमेल के पास एक ऑप्शन हमेशा होता है हाउस वाइफ की, वो फाइनली यही होके रह जाएगी। तो काम मुझको जो करना है वो काम ऐसे करना है जिससे हमारी सस्टेनेबिलिटी सतत पोषणीय, मतलब पोषणीय हो, लेकिन कैसा हो, सतत हो, लगातार चलता हो, है ना। अगर कोई महिलाएं अगर शिक्षित है, एडुकेटेड है, हेल्दी है, तो आने वाले पीढ़ी अपने बच्चों को भी वो एजुकेशन पे फोकस करेगी और हेल्थ पे ख्याल रखेगी। उसके बाद उनके बच्चे ख्याल रखेंगे। तो क्या है कि ये सस्टेन कर रहे हैं,
इनकी पीढ़ी सस्टेन कर रही है। तो ये बात इसमें कही गई है। तीसरा जो पॉइंट है वो है उत्पादकता, है ना। तीसरा जो पॉइंट है वो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता, इसका संबंध किससे है? इसका श्रम मानव श्रम से। मानव श्रम का क्या मतलब? तो मानव श्रम उत्पादकता, है ना। मानव श्रम उत्पादकता किसको कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो प्रति घंटा काम करने की दर है उसका संबंध मानव श्रम उत्पादकता से। जो 1 घंटा वर्क करता हो, कुछ तो प्रोडक्ट हुआ होगा उस 1 घंटे में, तो उसकी यानी वो जो प्रोडक्ट होगा उस देश की अर्थव्यवस्था के जीडीपी में भूमिका अदा करेगा। तो उसका संबंध क्या है? मानव श्रम उत्पादकता से। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर इस मानव श्रम उत्पादकता को आपको बढ़ाना है, इस उत्पादकता को बढ़ाना है, तो ये मानव श्रम उत्पादकता बढ़ेगा तो किसी राष्ट्र की क्या होगी? जीडीपी बढ़ेगी, है ना। ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ेगा, है ना। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इस तरह की बात है। तो आपको ये बढ़ाना हो, मानव श्रम उत्पादकता बढ़ाना हो, तो उस व्यक्ति में क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति में क्या करना पड़ेगा? शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य और उपलब्धता, संसाधन की उपलब्धता, ये सुनिश्चित करनी पड़ेगी। मान लो कोई इंसान है, वो एजुकेटेड है लेकिन स्वस्थ नहीं है। जब स्वस्थ नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा, है ना। शिक्षित है, स्वस्थ नहीं है तो काम नहीं कर पाए। अगर स्वस्थ है, शरीर बहुत लंबा चौड़ा है और शिक्षा नहीं है उसके पास, तो भी नहीं हो पाएगा। या दोनों है, संसाधन नहीं है, तो संसाधन नहीं है। मान लो मुझको कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है और कंप्यूटर है ही नहीं, चलाऊंगा कहाँ? तो ये दिक्कत है। तो संसाधन, ये तीनों चीज साथ साथ होनी चाहिए। और जब ये साथ साथ होंगे तो क्या होगा? मानव श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी, और मानव श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो राष्ट्र की आय बढ़ेगी। राष्ट्र की आय बढ़ेगी तो फिर से क्या होगा? मानव श्रम पे वो खर्च करेगी सरकार। तो मानव श्रम का इन द सेंस वो शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों पे खर्च करेगी। फिर ये शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन किसके लिए खर्च होगा? तो इसके केंद्र में कौन है? इसके केंद्र में मानव है। तो फिर से ये फाइनली क्या आ गया? मानव पे। तो फिर से ये मानव क्या हो जाएगा? मानव श्रम उत्पादकता बढ़ाएगा। इस तरह से क्या हो गया कि सस्टेन करता रहेगा वो देश, है ना। और चौथा जो है वो आपको है सशक्तिकरण की बात कही गई है। सशक्तिकरण की जो बात है, एम्पावरमेंट की जो बात है, वो आपने पढ़ा होगा। अभी लास्ट क्लास में बताया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें पढ़ा होगा सशक्तिकरण। वो इसलिए लाया गया कि जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण की बात उसमें कही गई है, इसलिए वो लाया गया, है ना। तो सशक्तिकरण किसको कहते हैं? अगर हम किसी में क्षमता का विकास कर दें। क्षमता का विकास करना ही क्या होता है? सशक्तिकरण कहलाता है। अब क्षमता क्या है? क्षमता का विकास करना ही
कोई कोई महिलाएं हैं या कोई इंसान है या कोई मानव है, यहाँ मानव की बात हम करेंगे क्योंकि मानव विकास पढ़ रहे हैं, तो मानव है कोई मानव, उसमें क्षमता आ जाए। कैसी क्षमता? क्षमता है क्या? कोई भी कार्य करने की गुणवत्ता है। क्षमता क्या है? कोई भी कार्य करने की गुणवत्ता है। ये अगर कार्य करने की गुणवत्ता मानव में आ जाए तो उस मानव का क्या हो गया? सशक्तिकरण हो गया। ठीक है ना? तो अब इससे क्या होगा? सशक्तिकरण से, सशक्तिकरण कब? सशक्तिकरण के लिए ये बात है। दूसरी बात क्या है कि एक बात है स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये स्वतंत्रता क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये स्वतंत्र जब होंगे, अगर मान लो सबसे बेस्ट उदाहरण किसी महिला का मान लो, कोई लड़की 10+2 कर रही है, ठीक है ना, इसके करने के बाद उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि अब बच्चे का क्या करना है, शादी करनी है, आगे पढ़ाना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये घर वाले डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर उस लड़की को स्वतंत्रता है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया गया है स्वतंत्रता, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये स्वतंत्रता अगर है उस फीमेल में, तो ये स्वतंत्रता ये दे उस फीमेल को ये अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि अब उसको शादी करनी है, आगे पढ़ना है, अपना करियर बनाना है। ये सारे क्या है? स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ठीक है? तो जो सशक्तिकरण कब होगा किसी मानव का? जब उसके पास स्वतंत्रता हो। ये फीमेल के बारे में अगर किसी हम मानव के बारे में बताएं स्वतंत्रता क्या है, तो मैं इंसान मानव हूं, मेरी स्वतंत्रता की बात अगर करूं तो मैं कब सशक्त हो जाऊंगा? तो मेरी स्वतंत्रता है कि मुझको क्या करना है, मुझको पढ़ना है, मुझको पढ़ाना है, मुझ पे कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ना आस पड़ोस के लोग, ना मेरे घर वाले, ना कोई, कि नहीं तुम्हें पढ़ाना नहीं है, तुम्हें पढ़ना ही है केवल। तो ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है ना? तो मेरी स्वतंत्रता जब भी बाधित होगी तो मैं अपना विकास नहीं कर पाऊंगा, मेरे जो अंदर पोटेंशियल है वो मैं शायद बाहर ना निकाल पाऊं। तो ये जो सशक्तिकरण के दो कंसेप्ट हैं, वो दो कंसेप्ट स्वतंत्रता और क्षमता है। ठीक, अब इसको देखना है जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, आर्थिक या सामाजिक पिछड़े हैं, उनको कैसे सशक्तिकरण या सशक्त किया जाए। तो उनके लिए क्या जरूरत है? जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज है क्या? गुड गवर्नेंस। यानी सुशासन जिसको कहते हैं। ठीक है? और दूसरी चीज क्या है कि जो लोकोन्मुखी योजनाएं हैं। ठीक है ना? मतलब पीपल ओरिएंटेड जो योजना स्कीम है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सुशासन मतलब क्या होता है? गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन होनी चाहिए। शासन जो है ना, वो लोगों की, शासक इसलिए बनते हैं ना, जो अब हम जो इलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, वो अच्छे नेता, अच्छे लोगों को क्यों चुनते हैं? ताकि उससे सुशासन, गुड गवर्नेंस की भागीदारी बढ़े, वो अच्छे नियम, अच्छे जनता की भलाई के लिए काम करे। लोकोन्मुक्ति जो योजना है वो मतलब पीपल ओरिएंटेड स्कीम है, उनको अच्छे से पीपुल के लिए कौन सी योजना लानी चाहिए, पीपुल जो मानव है वो किस क्षेत्र में पिछड़े हैं, तो इस तरह से पीपुल ओरिएंटेड योजनाएं जो स्कीम है वो लानी चाहिए। तो इससे इस तरह से क्या होगा? उनकी सशक्तिकरण होगी। ठीक है? आगे देखिए, टॉपिक वो है मानव विकास के उपाय।
अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। इसमें कह रहा है कि आप मानव विकास की जो समस्याएं हैं, है ना, उसको देखने के जो ढंग हैं उसकी बात कही गई है। तो जो समस्या जैसे आय उपागम है, ये आय उपागम है, अच्छा उपागम किसको कहते हैं? अप्रोचेस, उपागम इसको आप देखना, इसको कहते हैं दृष्टिकोण। तो मानव विकास की जो समस्या है उसको देखने का, समस्या को देखने का ढंग है ना, दृष्टिकोण की बात है। आयु पागम, है ना। यानी आप यूं कर सकते हो कि जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी खास विषय पे किसी खास दृष्टिकोण से हम विचारते हैं या सोचते हैं या काम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उपागम अप्रोचेज होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि या किसी तक पहुंच बढ़ाना हो, पहुंच अपनी बनानी हो, तो क्या कहते हैं, अप्रोचेज है। जैसे मुझको किसी से काम करवाना हो, कहते हैं मेरी अप्रोचेज वहां तक है, मैं ये काम अपना करवा लूंगा। या किसी से पूछता हूँ भाई आपके पहुंच या अप्रोचेज वहां तक है क्या, मेरा ये काम फंसा हुआ, मुझको ये काम करवाना, उस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो आय उपागम है, इनकम अप्रोचेज है। उसके बाद जो है कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच है, ठीक है। उसी तरह से है थर्ड, क्या है, थर्ड है आधारभूत है ना, बेसिक नीड्स अप्रोच। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपको क्षमता उपागम। इसकी बात कही गई। इसमें आपको समझना है आय उपागम। आय उपागम में क्या है कि मानव विकास को आय के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है ना। मानव विकास को आय के साथ जोड़ दिया गया, मतलब ये कि मानव विकास कब होगा, अगर आय, हम किसी देश की आय अगर बढ़ रही हो तो हम कह सकते हैं कि वहां मानव विकास हो रहा है। जो शुरुआत में था, ये जो अप्रोच है आय उपागम सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है ना। तो इसको इस तरह से जोड़ दिया गया है। उसी तरह से है कल्याण उपागम। तो कल्याण उपागम में आप देखोगे कि जो सरकार का अप्रोच होता है वो कल्याण पे होता है। इसको अलग से मैं एक बार वो ग्राफ बना के बताता हूँ, चारों का एक साइड ग्राफ बना के, जैसे आपके बुक में दे रखा है ना, वो एक साथ में बना के समझाता हूँ। फर्स्ट है आय उपागम, सेकेंड है कल्याण उपागम, थर्ड है आधारभूत उपागम और फोर्थ है क्षमता उपागम। तो आय उपागम में अभी बताया था आपको कि मानव और विकास और आय को एक साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि आय का स्तर बढ़ेगा तो ये मान लिया जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। इसका जो सबसे ओल्डेस्ट ये है, और इसमें ये ही कहा गया है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है, ठीक है ना।
कि आय का स्तर ज्यों ज्यों बढ़ेगा, ऐसा माना जाएगा कि वो लोग है ना, उनकी स्वतंत्रता के वजह से उनकी आय का स्तर बढ़ रहा है। ऐसा कभी कभी लगता भी है। जैसे आपने पढ़ा होगा अभी जनसंख्या वाले चैप्टर में कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, विकसित देश हैं, विकसित राष्ट्रों में जो गांव में महिलाएं हैं, वो महिलाओं की संख्या वो उससे ज्यादा है कहाँ, शहरों में संख्या। क्यों? क्योंकि वहाँ महिलाएं स्वतंत्र हैं तो वो क्या है कि वो बाहर निकलते हैं, एजुकेटेड होते हैं, बाहर निकलते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात होती है वहां, तो वो क्या करते हैं, स्वतंत्र हैं। जो स्वतंत्र हैं उनका आय का स्तर ऊंचा होता है ना। आप वहां से भी देख सकते हैं, जैसे कल्याण उपागम है तो वेलफेयर अप्रोच है, इसमें कहा गया है कि मानव लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य में है। तो जो भी सरकार स्कीम लाती है, योजना लाती है, या जितने भी डेवलपमेंट का काम होता है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसके लिए होता है, उसका लाभार्थी कौन है? तो लाभार्थी कौन है? लाभार्थी तो मानव ही है ना, मानव के लिए है। या कोई सरकार विकास की गतिविधियां करता है, सड़क बनाना, पुल बनाना, मेट्रो बनाना, ये क्या है ना, विकास की गतिविधियां हैं। ये भी किसके लिए होता है? तो मानव के लिए होता है। क्यों होता है? तो मानव सब जीवन जी सके, है ना, उसके लिए होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों का उच्चतर सरकारी व्यय, है ना। इस पर क्या है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सामाजिक सुरक्षा का क्या है मतलब, इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस करवाते हो ना, इंश्योरेंस की बात कही गई। सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंश्योरेंस और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है कौन? कल्याण उपागम। यह सिद्धांत है, मान लो अप्रोच है तो ये कह रहा है कि इन चीजों पे है ना कि सरकार को ज्यादा खर्च करनी चाहिए। उसके बाद है लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता जैसे जिस मानव का विकास नहीं हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की उपलब्धता जिस तक नहीं पहुंच पाई, वो क्या होंगे? वो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होंगे। कैसे प्राप्तकर्ता होंगे? जो वेलफेयर स्कीम है ना सरकार की, जिन तक कह सकते हो शिक्षा, स्वास्थ्य या संसाधनों की उपलब्धता नहीं है या नहीं हुआ, ठीक है, नहीं है या नहीं हुआ, वो क्या है कि निष्क्रिय प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वो मानव विकास में करके, अपनी विकास करके और सेल्फ इंडिपेंडेंट होके खुद नहीं कमा रहे हैं, खुद की आय नहीं है, तो वो क्या है, सरकार की जो योजना है वो उसके केवल प्राप्त करता है। वो केवल, जैसे फीमेल है, महिलाएं क्या है, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो महिलाएं क्या है, निष्क्रिय प्राप्त करता है। वो केवल सरकार, जैसे आप कह सकते हो विधवा पेंशन योजनाएं हैं, वो क्या है, निष्क्रिय प्राप्त करता है ना। इस तरह से बहुत सारे स्कीम है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना, वो क्या है, निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो इस तरह से बात इसको समझनी थी। सरकार मानव विकास करने के लिए जिम्मेदार है, क्या मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। ये अगर वेलफेयर स्कीम में की बात कर रहा है सरकार, हमने इतना 20 लाख करोड़ दिया या जो भी दिया हो, वो मानव विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एहसान नहीं कर रहे हैं लोगों पे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उधर है आधारभूत आयाम, आधार, बेसिक नीड। ये जो कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है रोम में, इसका हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी है रोम, वहां है ये 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की बात कही है। इसने क्या किया है, जो आधारभूत है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ये कहना है कि मानव विकल्पों के प्रश्न का उपेक्षा की गई है। क्या मतलब, मानव की जो हम विकल्प की बात करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य,
संसाधनों की उपलब्धता या और भी कई सारे विकल्प हैं जिनकी बात होती हो, उसको क्या है, इग्नोर कर दिया है इसने, ये इग्नोर किया है। इग्नोर करने का मतलब क्या है, इनका कहना है कि सबसे पहले आप जो मानव है उसको हेल्थ प्रोवाइड कीजिए, शिक्षा दीजिए, भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाइए, जलापूर्ति की व्यवस्था कीजिए, स्वच्छता हो और आवास हो। ये 6 चीज पहले उनकी न्यूनतम जरूरत है, ठीक है। ये जब न्यूनतम जरूरत जब इनको पूरा कर लिया जाएगा, तब इनके विकल्पों की हम बात करेंगे कि अब इनके विकल्प को हम कैसे बढ़ाएं। जैसे मकबूल हक ने कहा था कि जब विकल्पों में वृद्धि होगी तो मानव का जो जीवन स्तर है वो बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मानव का जीवन स्तर हम बाद में बढ़ाएंगे, पहले हम जो आधार न्यूनतम आवश्यकता है वो 6 न्यूनतम आवश्यकता को इसने डिफाइन किया है, मतलब रिकॉग्नाइज किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता। जैसे भारत की अगर बात करूं मैं, तो स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार कौन सी स्कीम लाई है? आयुष्मान भारत, नरेंद्र मोदी ने, विश्व का सबसे बड़ा ऐसा माना जाता है वो स्कीम है हेल्थ के लिए, आयुष्मान भारत। शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, है ना, इस तरह की योजनाएं हैं। मिड डे मील, ये सब शिक्षा से रिलेटेड है। भोजन के लिए अटल पेंशन योजनाएं या बहुत सारी योजनाएं चल रही है। भोजन, जलापूर्ति, हर घर जल योजनाएं, ये क्या है, ये योजना है, स्कीम है। उसके बाद स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन, उसी तरह आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनाएं। तो ये सारे चीज गवर्नमेंट है ना वो चला रही है स्कीम। तो ये न्यूनतम आवश्यकता है कि कम से कम सरकार इन 6 चीजों को उपलब्ध करवाएं। उसके बाद हम विकल्प की बात करेंगे। उसके बाद है कि क्षमता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच। ये अमर्त्य सेन का है, अमर्त्य सेन की है। इनका है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। मतलब जैसे जैसे संसाधनों तक पहुंच होगी, यानी आप समझ सकते हो जैसे जैसे मानव की क्षमताएं बढ़ेगी वैसे वैसे संसाधनों तक पहुंच बढ़ेगी, या जैसे जैसे संसाधनों तक पहुंच बढ़ेगी वैसे वैसे मानव विकास होगा। तो विकास की जो कुंजी है वो क्या है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है। इन्होंने क्षमताओं को, और इस क्षमता से उन्होंने किसको जोड़ा है, स्वतंत्रता से। इस क्षमता को उन्होंने स्वतंत्रता से जोड़ा था कि स्वतंत्रता में वृद्धि। और कैसी, ये स्वतंत्रता में वृद्धि का क्या मतलब होता है, ये वृद्धि का मतलब होता है, मान लो इग्नोरेंस, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, आवश्यकता, वांट, है ना, और क्या, और जैसे गंदगी कह लो, है ना। इस तरह से इन्होंने, हालांकि ये सब आपको अर्थशास्त्र में अगर पढ़ना हो तो इसको बेहतर तरीके से वहां समझाया जाता है। आपको केवल यहाँ केवल मैं बता दिया हूँ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है सबसे इम्पोर्टेंट है मानव विकास के मापन। उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। उसके बाद यूएनडीपी, उसके बाद जो एक है, हाँ 2 ही चीज पढ़ना है अभी आपको, मानव विकास के मापन और यूएनडीपी के बारे में। उसके बाद तुलना की बात कही गई है, तो वो 3 चीज हम देखते हैं अभी।